चुके हैं। राजधानी दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास जिस तरीके से बम धमाका देखने को मिला, जहां पर 6:55 पर बम विस्फोट होता है और काफी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। गृह सचिव की बैठक में मौजूद तमाम जो अधिकारी है वो उसमें शामिल होने वाले। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक में मौजूद होने वाले हैं। दिल्ली धमाके को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धमाके को लेकर हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर ये मीटिंग हो रही है। आपको जानकारी दे दे, बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी जुड़ेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी वर्चुअली इसमें जुड़ने वाले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक शुरू हो चुकी है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जिस तरीके से कल विस्फोट हुआ था दिल्ली में, लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन में धमाका होता है, जोरदार धमाका होता है, जहां पर 10 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। 23 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली धमाके पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। आतंकी कनेक्शन की कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है। देखिए, राजधानी दिल्ली को हिला देने वाला लाल किले के पास जिस तरीके से भीषण कार विस्फोट हुआ था, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। और ऐसे में देखिए 11 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें गृह सचिव, आईबी चीफ, एनआईए के महानिदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली इसमें शामिल है और बाकी जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद है। देखिए, सोमवार शाम को 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक जोरदार धमाका होता है। I-20 कार में जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, और देखिए जिस तरीके से धमाका हुआ था दिल्ली में, काफी ज्यादा झकझोर देने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली धमाके पर उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। आईबी के डायरेक्टर बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री के घर पे बैठक शुरू हो चुकी है। गृह सचिव बैठक में मौजूद है और साथ ही आपको जानकारी दे दे, देखिए तमाम बड़े बड़े अधिकारी इसमें मौजूद है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं आतंकी कनेक्शन की साजिश जिस तरीके से कहीं ना कहीं संभावना इसकी जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आईबी के डायरेक्टर बैठक में मौजूद है, साथ ही पुलिस कमिश्नर भी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस बैठक में मौजूद है। देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा से पूरा घटनाक्रम बता देती हूँ, धमाके की पूरी घटना क्या थी, क्या कुछ हुआ था, वो भी हम जानेंगे। पहले फोन लाइन की रुख करते हैं। वकील अहमद जी, चैनल हेड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकील अहमद जी, देखिए जिस तरीके से धमाका हुआ था, गृह मंत्रालय में बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? लगभग 7 बजे के आसपास जो है ना, लाल किले के पास जो धमाका हुआ, दिल दहलाने वाला ये घटना थी। इसमें काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं और हताहत भी लगभग 8 या 10 लोगों को जो है ना बताया जा रहा है। अभी तक जो है ना कोई ऑथेंटिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन एक सूत्रों के हवाले से ये सब जानकारी दी जा रही है। और जिसको देखते हुए कल जो है ना अमित शाह का भी एक बयान आया था गृह मंत्री का, कि वो ऑन स्पॉट भी जाएंगे और इन सब चीजों को लेकर गंभीरता से लिया जाएगा। और उच्च स्तरीय जो बैठक है आज जो है ना इमरजेंसी में बुलाई गई है, जिसमें लगभग सभी राज्यों के डीजीपी को भी बुलाया गया है और दिल्ली के जो कमिश्नर है उनको भी बुलाया गया है। सारे घटनाक्रम पर किस तरीके से जो है ना क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, इन सब चीजों पर जो है ना एक चर्चा की जाएगी। और साथ ही एक सवाल, जी वकील साहब हमारे साथ बने रहिए। देखिए, अलग अलग तस्वीरें भी हमारे पास आई है, जहां पर सुरक्षा एजेंसी काफी ज्यादा अलर्ट मोड में नजर आ रही है। दिल्ली धमाके को लेकर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। ये तस्वीरें हम आपको हरिद्वार, रुड़की, हमीरपुर, बांदा, मऊ और फतेहपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर काफी ज्यादा अलर्टनेस देखी जा रही है। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ था, उसके बाद से ही काफी ज्यादा अलर्टनेस देखी जा रही है। केंद्र की ओर से काफी ज्यादा एडवाइजरी जारी की है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी दे दे, आपको बता दें, देखिए जिस तरीके से धमाका हुआ था, काफी ज्यादा हाई लेवल मीटिंग भी अब की जा रही है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, जिसमें तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और ऐसे में क्या इसका आतंकी साजिश इसके पीछे हो सकता है, इसको लेकर भी, इस पहलू को लेकर भी बातचीत होनी है। और ऐसे में देखिए तस्वीर हम आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर
एसएसपी खुद मैदान में उतरे, पूरा उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा इस चीज का बन जाता है। देखिए जिस तरीके से धमाका हुआ राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास, और ऐसे में शाम का वक्त था और शाम के वक्त भीड़ काफी ज्यादा होती है और मेट्रो स्टेशन में जो जोरदार धमाका होता है 6:55 पर, काफी ज्यादा सवालों के घेरे में भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। एक व्हाइट कलर की कार दिखती है जो जहां पर ब्लास्ट होता है और आसपास की जितनी भी पार्किंग एरिया में जो गाड़ियां खड़ी थी वो उसकी चपेट में आनी शुरू हो जाती है। और ऐसे में हरिद्वार में काफी ज्यादा अलर्टनेस देखी जा रही है। रुड़की की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमीरपुर, बांदा, मऊ और फतेहपुर, जो तमाम जो आला अधिकारी है वो अब मैदान में उतर चुके हैं। पूरी वहां पर चाक चौबंदी देखी जा रही है, सुरक्षा देखी जा रही है कि किस तरीके से हालात बने हुए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, मॉल की हम बात करें, बस अड्डों की हम बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है और उनको यात्रियों की सुरक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा को लेकर अब काफी ज्यादा अलर्टनेस देखी जा रही है। हरिद्वार में एसएसपी खुद मैदान में उतरे हैं, रुड़की के सीओ ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। हमीरपुर में भी काफी ज्यादा अलर्टनेस देखी गई है। बांदा में डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज यहां पर चेकिंग की गई, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद थी और हर पहलुओं से जांच की जा रही है ताकि कोई भी, देखिए एक धमाका तो हो चुका है लेकिन कहीं ना कहीं इसको आतंकी साजिश के पीछे भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसी काफी ज्यादा अलर्ट हो गई है। मऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेलवे ट्रैक पर काफी ज्यादा लोग भी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी वहां पर सबसे ज्यादा मौजूद है क्योंकि पूरी अलर्टनेस देखी जा रही, क्योंकि काफी ज्यादा सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। किस तरीके से जो चीजें हैं वो लगातार सामने, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फतेहपुर की तस्वीरें देखिए जहां पर लगातार जो टीम है, पूरी की पूरी टीम है वो वहां पर मौजूद है और हर तरीके से जांच की जा रही है। फिर दिल्ली को दहलाने की साजिश किसकी है? देखिए धमाके को लेकर एनएसजी और एफएसएल की जांच जारी है और ऐसे में आपको जानकारी दे दे, दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर जांच लगातार जारी है कि किस वजह से ब्लास्ट हुआ है, पीछे कौन है। धमाके के पीछे जैस के मॉड्यूल शामिल होने का शक है। फरीदाबाद में चल रहा बड़ा सर्च ऑपरेशन, कहीं ना कहीं फरीदाबाद के तार भी इससे जुड़े हुए हैं। देखिए कल लगातार वो खबरें भी सामने आ रही थी जहां पर फरीदाबाद में 800 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। जिस तरीके से एक आतंकी डॉक्टर को पकड़ा गया, 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, कहीं ना कहीं उसके बाद से ये आशंका जताई जा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट मोड पे नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से लगातार जो अपडेट है वो भी सामने आ रहा। दिल्ली को दहलाने की साजिश किसकी है, इसके पीछे तमाम सवाल खड़े हुए हैं। फोन लाइन की ओर रुख करते हैं, वकील अहमद जी चैनल हेड हमारे साथ जुड़े हैं। वकील साहब देखिए कहीं ना कहीं घूम फिर के सवाल वहीं पर आता है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश आखिरकार किसकी है? देखिए विजय, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा के हिसाब से दिल्ली को काफी कुछ सिक्योर भी माना जाता है, क्योंकि कहाँ किससे चूक हुई है। अभी जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो है ना, जो मीटिंग है ना एक हाई लेवल की बुलाई गई है, उसमें भी इन सब चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा तो अब होगी, लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर ये है कि ये जो है ना इतना जो एक क्राउड वाला एरिया था और वहाँ तक जो चीज जो है ना, जिसको जो भी आतंकी हमला हुआ है, जिसने भी ये सब चीजें वहाँ पर पहुँचाई हुई गई हैं, तो किस तरीके से जो है ना वहाँ पर जो है ना ये विस्फोटक पदार्थ वहाँ पर पहुँचा है। तो हालांकि अभी तक जो है ना किसी भी संगठन ने इस हमले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो है ना कौन लेता है ये सब चीजें जो है ना बात की हैं। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर जो है ना फिर भी ये आता है, हालांकि हाई सिक्योरिटी जो है ना मीटिंग भी बुलाई गई है और उसमें इन सब चीजों पर भी चर्चा होगी, लेकिन वहाँ तक क्या जो है हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं या तो कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ का जो है ना इस ऐसे इलाके के अंदर पहुंचना अपने आप में ये बहुत ही दुख भरी बात है। क्योंकि लाल किला जैसा जो है ना, क्योंकि टाइम ऐसा रखा गया था 7 बजे के आसपास, ये टाइम ऐसा होता है विजय, मैं आपको बताऊं, सभी लोग जो है ना अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर तक जाते हैं, भीड़ भाड़ के इलाके में और ज़्यादा भीड़ हो जाती है और लाल किला जैसी जगह पर आमतौर से देखा गया है कि काफ़ी कुछ भीड़ भी रहती है और उस भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए ये विस्फोटक पदार्थ वहाँ तक जो है ना किसने पहुँचाया, कैसे पहुँचाया, ये अपने आप में बड़े ही दुख की भी बात है। लेकिन एक जांच का विषय भी आता है
अब गृह मंत्रालय की ओर से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनकी ओर से जो है ना, जो हाई सिक्योरिटी लेवल की जो एक मीटिंग कॉल की गई है, उसमें इन सब चीज़ों को भी जो है चर्चा में रखा जाएगा और ये भी एक हल निकालने की कोशिश की जाएगी कि भाई किसने जो है ना इसको अंजाम दिया है। हालांकि सबके तौर से अभी तक कुछ जगह पर, जैसे जो है ना फरीदाबाद में कुछ धरपकड़ भी हुई है, 4 लोगों का भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इन लोगों को भी जो है ना हिरासत में लिया गया है। लेकिन क्या कुछ निकल के आता है, ये अपने आप में एक जांच के बाद ही पता लग पाएगा। वकील अहमद जी अब हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, धमाके को लेकर राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, दिल्ली कार धमाके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। धमाके को लेकर राजनाथ सिंह का बयान ये सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि धमाके को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, जिम्मेदारों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार बैठकें भी हो रही है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान सामने आया है, जहां पर जिम्मेदार जो इसके पीछे हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में जोरदार धमाका होता है, 8 से 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 20 से 24 लोग घायल हैं। मेट्रो स्टेशन में दिल दहला देने वाला धमाका होता है, जिसको लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है। देखिए, उन्होंने ट्विटर पर दुख भी जताया इस घटना को लेकर और साथ में ये भी कहा है कि दिल्ली में कार विस्फोट की घटना बेहद ज्यादा दर्दनाक है, परेशान करने वाली है, अत्यंत दुखद भरी है और ऐसे में उन्होंने संवेदना जताई है और कहा है कि वो मृतकों के परिवार के साथ खड़े हैं और साथ ही जो इसके पीछे जिम्मेदार है उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको जानकारी दे दे, 12 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, पूरी पुष्टि इसकी हो चुकी है। दिल्ली कार धमाके को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने साथ ही संवेदना भी व्यक्त की है और साफ तौर पर कहा है कि जो इसके पीछे साजिश करता है, जिम्मेदार जो है इसके पीछे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली को दहलाने की साजिश किसकी थी? देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके के पीछे जैश के मॉड्यूल शामिल होने का शक भी लगातार बना हुआ है। फरीदाबाद में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसको लेकर भी हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। फरीदाबाद में 800 पुलिसकर्मी तैनात है। देखिए, फरीदाबाद में जिस तरीके से RDX मिलता है, ID मिलता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। देखिए, राजधानी दिल्ली में इसका असर देखा गया है और ऐसे में आपको जानकारी दे दें, लगातार जांच की जा रही है। NIA की टीम पहुंच चुकी है, CRPF की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार हर पहलुओं से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है और हर DNA टेस्ट यहां पर किए जा रहे हैं। CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। हर वो जो छोटी छोटी क्लिप है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और ऐसे में देखिए, कहीं ना कहीं जो जैश-ए-मोहम्मद है, इसका तार इसमें जुड़ा हुआ ऐसा शक जताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली दहली है, 14 साल के बाद दिल्ली एक बार फिर दहली है, उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। आपको जानकारी दे दे, देखिए, लगातार बैठकें भी की जा रही है। आपको जानकारी दे दें, लगातार यहां पर दिल्ली धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक भी चल रही है। इसमें गृह सचिव मौजूद है, DG NIA मौजूद है, पुलिस कमिश्नर भी मौजूद है दिल्ली के और साथ ही DGP भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। आपको जानकारी दे दें, कहां से ये ब्लास्ट हुआ, कहां चूक रही है, पूरी अपडेट दी जाएगी इस पूरी बैठक में जो अमित शाह की अध्यक्षता में की जा रही है। हर पहलुओं से जांच की जा रही है, ब्रीफ किया जा रहा है, किस तरीके से जांच की जाएगी, एजेंसी किस तरीके से काम कर रही है, उसको लेकर भी यहां पर देखिए लगातार अपडेट बनी हुई है। फरीदाबाद में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, पूरी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए लगातार जो आंकड़ा है मौत का, देखिए अभी फिलहाल 10 से 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जहां पर मरने वालों की संख्या देखिए 12 हो चुकी है, इनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। और ऐसे में आपको जानकारी दे दे, दिल्ली में विस्फोट के बाद लाल किले के पास
आरएएफ तैनात किया गया है। आपको जानकारी दे दें, दिल्ली में हुए धमाके के बाद घटनास्थल पर आरएएफ को तैनात किया गया है। कल शाम लगभग 7 बजे एक होंडाई i20 कार में विस्फोट हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में उठना शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, एफएसएल मौके पर मौजूद है, तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां घटनास्थल पर मौजूद है। हर तरीके से, हर पहलुओं से जांच की जा रही है। देखिए, सुबह से ही फरीदाबाद में जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा था, जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार फरीदाबाद में यहाँ पर छापेमारी की गई थी और ऐसे में राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर देखो तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने वो जो माहौल था, जो वो दहशत वाला जो नजरिया था, वो जो उन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो वहां पर मौजूद थे दिल्ली रेलवे मेट्रो स्टेशन पर, लाल किले मेट्रो स्टेशन पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने आंखों देखा, हाल देखा। सीसीटीवी फुटेज भी उनकी लगातार वायरल हो रही है धमाके को लेकर। एनएसजी, एफएसएल की लगातार जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली धमाके में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ऐसे में दिल्ली के सभी ऐतिहासिक स्थल और बड़े बाजारों पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। और न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में बॉर्डर वाले इलाकों में काफी ज्यादा अलर्टनेस देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर काफी ज्यादा अलर्ट मोड में दिल्ली के साथ साथ नोएडा, तमाम चीजें भी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कार धमाके को लेकर संख्या बढ़ चुकी है, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कार धमाके में मरने वालों का जो आंकड़ा है बढ़ चुका है, 12 हो चुका है। दिल्ली कार धमाके को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए काफी ज्यादा पहले जो ये मौत, कल जब ब्लास्ट हुआ था तो 8 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। धमाके में मरने वाले लोगों की संख्या 12 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार जिस तरीके से कार धमाके में जो आंकड़ा है, देखिए घायल 20 हुए थे, बढ़कर 30 हो गए हैं। कल अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो 8 से 10 लोग उनकी ऑन द स्पॉट मौत हुई थी, लेकिन अब जो आंकड़ा है बढ़ के 12 हो चुका है। काफी विचलित करने वाली वो तस्वीरें दिल्ली से सामने आई थी। लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास से एक पार्किंग में जोरदार धमाका होता है, जहां पर 12 लोगों की मौत हो जाती है। कार धमाके में मरने वालों की जो संख्या है बढ़ चुकी है, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हाई लेवल मीटिंग में लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी सवाल के घेरे में है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह है कि किस तरीके से यहां पर सुरक्षा एजेंसी काम कर रही थी। एक ब्लास्ट होता है, 12 लोगों की मौत हो जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक विस्फोट होता है, किसी को अंदाजा नहीं होता है कि वो बम कहां से आया। दिल्ली कार को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए लगातार जो अपडेट है वो भी सामने आ रहा है, आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। धमाके में मरने वालों की संख्या 12 हो चुकी है और ऐसे में देखिए हाई लेवल मीटिंग भी लगातार बुलाई गई है और साथ ही दिल्ली धमाके को लेकर जो आंकड़ा है 12 हो चुका है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता हरिद्वार से मनीष कागरान हमारे साथ जुड़े हैं, अजय आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता हमीरपुर से सोनी जुड़े हैं और बांदा से भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, अर्चित मित्तल से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और स्टेट हेड जम्मू कश्मीर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सीधा मैं आपके पास आऊंगी। देखिए काफी ज्यादा अलर्टनेस पे देखी जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में कैसे कंडीशन है अभी मनीष? हाँ विजय लक्ष्मी, बिल्कुल जैसे ही कल दिल्ली धमाके हुए उसके बाद धर्मनगरी हरिद्वार में भी पुलिस अपने अलर्ट मोड पे आ गई और देखिए पूरी रात चेकिंग चली है। यहाँ तक कि हरिद्वार के जो कप्तान है उनको सड़कों पे उतरना पड़ गया है। हम भी उनके साथ रात को थे। उन्होंने कई जगह, आप देखिए ज्वालापुर, हरिद्वार, जितनी भी सिटीज एरिया थे उनकी उन्होंने चेकिंग करी। उनके साथ जो स्क्वाड जो टीम थी और जो दूसरी टीम थी वो लगातार उनके साथ थी। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है विजय लक्ष्मी, क्योंकि हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है उससे पहले भी इसको उड़ाने की कई बार धमकियां पत्र मिल चुके हैं, इसलिए बड़ा सेंसिटिव यहाँ पर ये देखा जा रहा था। तो यहाँ पर भी पुलिस कप्तान सड़कों पे उतरे और यहाँ पर भी चेकिंग करी, बस स्टैंड की चेकिंग करी उन्होंने। आसपास के जितने भी इलाके हैं, देखिए धार्मिक स्थल है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, एक अगर देखें तो एक अंतरराष्ट्रीय स्थल है,
धर्म नगरी है, कुंभ नगरी है, तो यहाँ पर जो यात्री है, जो दूर दूर से जो यात्री देश के कोनों से यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ की सुरक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मा बन जाता है पुलिस प्रशासन का। तो रात को देखिए हर की पौड़ी भी जो पुलिस कप्तान थे वो रहे, उनके साथ उनकी पूरी टीम रही। सड़कों पर आप देखिए हम हमेशा देखिए सायरन गूंजते रहे और रात भर धर्म नगरी हरिद्वार के अंदर बिल्कुल अलर्ट मोड पे पुलिस की विजिलेंस रही। जी, अजय आहूजा जी हमारे साथ सहयोगी भोपाल से जुड़े हैं। अजय आहूजा जी, देखिए मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा अलर्टनेस देखी जा रही है, ऑन द स्पॉट आप मौजूद हैं, किस तरीके का माहौल बना हुआ है मध्य प्रदेश में अभी? आहूजा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, म्यूट शायद आपने किया है, एक बार आप अनम्यूट कर दीजिए। जी आहूजा जी, जी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार कल शाम को 5:45 पर दिल्ली में जो ये दर्दनाक हादसा होता है ब्लास्ट का, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रेड अलर्ट किया गया है, जिसको लेकर अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम आपको कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन के पूरे अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। साथ ही साथ हर आने जाने वाली गाड़ियों को पुरजोर कोशिश से चेकिंग की जा रही है। इसी विषय पर हमारे साथ एक अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो अभी यहाँ पर चेकिंग चल रही है उसको लेकर, क्या इसमें है? अभी जो चेकिंग चल रही है बिना हेलमेट और बिना नंबर की जो गाड़ियाँ है उसको लेकर चल रही है, बिना बीमा इंश्योरेंस वाली गाड़ी। ये जो दिल्ली हादसा हुआ है उसको लेकर और क्या अपडेट है प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों का? इसके लिए तो वाहन चेकिंग चल रही है, मतलब किसी गाड़ी में किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई संदिग्धता कोई सामने आई? इस प्रकार की कभी कोई गाड़ी में संदिग्धता नहीं पाई गई है, तो चेकिंग चल रही है। यहाँ पर आपने सुना कैसे यहाँ पर अधिकारी बाकायदा चेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए आप किस प्रकार बैकग्राउंड में असर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन की अगर बात करते हैं तो उज्जैन में भी एसपी प्रदीप शर्मा के द्वारा इसी प्रकार कार्रवाई जारी है। किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, इसको लेकर उज्जैन महाकाल मंदिर इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक प्राचीन मंदिर है, जिसको लेकर काफी अलर्ट जारी किया गया है। जी अवधि जी, मैं आपके पास आऊंगी। अर्चित मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद से। अर्चित, बस स्टैंड पर आप मौजूद हैं, कि व्यवस्थाएं किस तरीके से की जा रही है? सुरक्षा एजेंसी भी काफी ज्यादा अलर्ट है, किस तरीके से ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है? अर्चित, मुरादाबाद में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। यहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन सतर्क है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जितने भी भीड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड को भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो वाहन बाहर से आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस स्थानीय लोगों से अपील कर रही है कि यदि किसी भी तरीके की गाड़ी, खड़ी गाड़ी या संदिग्ध वस्तु या बैग किसी भी प्रकार का दिखे तो वो पुलिस को तुरंत सूचित करे और अपने आप को सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहे। जी मुमताज, स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हैं। मुमताज, देखिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो दहला देने वाली तस्वीर हमने राजधानी दिल्ली से देखी, और ऐसे में पुलवामा से भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? जी, काफी दुखद खबर थी जो कि कल हमने देखे विजुअल्स, काफी दुख हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, 2 नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि आप जानते हैं उनका प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं पूरे देश में माना जाता है, उन्होंने जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। हम देख रहे हैं जो इकलौता नेशनल हाईवे है जम्मू कश्मीर, जो जम्मू श्रीनगर को पूरे मुल्क के साथ जोड़ता है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी, रोजमर्रा तो वैसे भी चेकिंग होती थी बट बीफ्ड अप है, सिक्योरिटी को ज्यादा जो है हाई अलर्ट पे रखा गया। और मैं आपको ये बता दूं कि जो ये माना जाता है सस्पेक्ट जो है डॉक्टर उमर, तो उनके जो घर वाले हैं पुलवामा का वो रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है पुलवामा बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। तो पुलवामा में डॉक्टर उमर के साथ साथ जो है चूंकि 6 लोग जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हमारे जराये के मुताबिक, हमारे सोर्सेज के मुताबिक 6 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। अभी तक उनसे पूछगछ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल जारी है, जिनमें आपको मैं नाम बता दूं, आशिक अहमद जो कि उमर का भाई है, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। ज़हूर अहमद जो कि उमर का और एक भाई है, उनको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने बुलाया है। शमीमा बानो जो कि उमर की मदर बताई जाती है, उनको भी पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने तहवील में लिया है। और उमर आमिर रशीद मीर जो कि एक प्लम्बर था, ये बताया जाता है बाय प्रोफेशन वो एक प्लम्बर है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज के साथ जोड़ा जाता है जी। और उमर रशीद मीर और एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको भी जो है इस चीज के साथ कहीं ना कहीं देखा जाता है। फिलहाल पुलिस ने उनको जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने हिरासत में लिया और
जो है एक तारिक मलिक जो एक प्राइवेट बैंक में यहाँ पे जो एक बैंक में जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी हिरासत में लिया गया है। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि कश्मीर में तो ऑलरेडी चूंकि अलर्ट पे रहती है सिक्योरिटी, यहाँ पे जो ऑलरेडी अलर्ट रहती है, लेकिन जो कल से जो माहौल बना है कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ रेड्स कहीं ना कहीं हो रहे हैं और जो अंदर की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो कहीं ना कहीं जो ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं शायद। और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर जगह पे छोटे छोटे जो गांव है बॉर्डर एरियाज के जम्मू कश्मीर के और जो बाकी पुलवामा जो नेशनल हाईवे है बाकी जगह पे हर जगह आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एहलकार जो है ज्यादा तैनात है, सिक्योरिटी बीफ अप की गई है और पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो बिल्कुल हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में है, पूरे वो इसको ट्रेस करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। चूंकि अभी आपने देखा MHA और डायरेक्टर IB की मीटिंग भी हो गई है। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जितने भी लोग जो इस साजिश में इन्वॉल्व है उनको जल्द अज जल्द जो है उनको इस चीज की सजा मिलेगी और उनको जल्दी नैब किया जाएगा। जी मुमताज, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें धमाके को लेकर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया है जहां पर दिल्ली धमाके को लेकर जांच काफी ज्यादा तेज हो गई है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धमाके वाली जगह पर NIA भी पहुंची और यहाँ पर हर पहलुओं से जांच की जा रही है। स्पेशल सेल की टीम भी लगातार जांच कर रही है और ऐसे में आपको जानकारी दे दें धमाके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, साथ ही कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हर तरीके से यहां पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए जिस तरीके से धमाका होता है राजधानी दिल्ली में, काफी लोग यहां पर उनकी मौत हो जाती है, 12 लोगों की मौत होती है। कहीं ना कहीं यहां पर अब NIA की टीम भी पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि जो दोषी है बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मनीष, मैं आपके पास आऊंगी। मनीष, देखिए SSP भी मौके पर पहुंचे थे, लगातार रात से ही काफी ज्यादा अलर्टनेस देखी जा रही है, कैसा माहौल यहाँ पर देखा गया, SSP ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल विजयलक्ष्मी, बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो पुलिस अलर्ट मोड पे थी। बिल्कुल धार्मिक स्थल है इसकी तो मैंने बताया क्योंकि इस समय हम रेलवे स्टेशन पे, ये हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है और यहीं पर ही आप देखिए इससे पहले भी धमकी भरे जो पत्र इसको उड़ाने के लिए यहाँ पर मिले हैं और ये हमेशा हाई अलर्ट पे ये स्टेशन रहा है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी बात करते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर जो धमाके हुए हैं उसको लेकर के आप क्या समझ कहना चाहिए? क्या है कि जैसे कि पूरी रात को यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी रही है और सभी जगह चेकिंग रही है। हरिद्वार, हरकी पौड़ी और हरिद्वार यूनिवर्सिटी स्थानों पर बहुत अच्छे एकदम चेकिंग अभियान रहा है और सभी गाड़ियों को देखे हुए है, सभी में बसों की चेकिंग हुई है और अच्छा इसका चल रहा है। और बड़ी ही दुख की खबर है कि जो दिल्ली के अंदर जो ऐसा जो कांड हुआ है उसके लिए बहुत दुख की खबर है। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे भी इससे पहले भी पत्र मिले हैं उड़ाने के लेकर के उसको मिले हैं, तो क्या लगता है आपको? यहाँ पर चेकिंग चल रही है, अच्छा अभियान है, पुलिस कम सुबह शाम ब्रीफिंग कर रही है, DRP, RPF पुलिस सभी इसका देख रही है। हरिद्वार उत्तराखंड पूरा हमारा हाई अलर्ट पे है, इस टाइम सभी जगह चेकिंग अभियान चल रहा है। तो देखिए बिल्कुल विजयलक्ष्मी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार भी आप देखें, क्योंकि हरिद्वार के कुछ ऐसे राज्य हैं उत्तर प्रदेश में जो दूसरे जो बॉर्डर है वो मिलते हैं और कहीं ना कहीं बॉर्डर पे भी आप देखिए लगातार चेकिंग हो रही है। हम रेलवे स्टेशन पे हैं, हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे इस समय खड़े हैं क्योंकि हमने बताया कि इसको हमेशा कई बार इसको हाई अलर्ट पे इसको रखा गया है क्योंकि उड़ाने की इसको कई बार धमकी मिली है। तो यहाँ पर भी लगातार यहाँ पर चेकिंग हो रही है, पीछे सिक्योरिटी जो लेवल्स है उसको भी बढ़ा दिया गया है। हरकी पौड़ी यहाँ पर मेन स्थल है, उसको भी वहां पर हाई अलर्ट पे रखा गया है और वहां पर उसकी भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। विजयलक्ष्मी जी, हमीरपुर से स्वनेश सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वनेश, कैसा माहौल देखा जा रहा है हमीरपुर में? देखिए कल शाम से अगर विजयलक्ष्मी देखा जाए तो यहाँ पर बराबर जब से रेड अलर्ट जारी हुआ है तब से उत्तर प्रदेश के और खासकर बुंदेलखंड के 7 जनपदों पे पुलिस में नजर आ रही है। यहाँ की जो हमीरपुर जनपद की अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा है, उन्होंने बराबर जो यहाँ के मौदहा के रागौल रेलवे स्टेशन है, सुमेरपुर रेलवे स्टेशन है और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर जो शॉपिंग मॉल है, गड़ी नुक्कड़ के जो बस स्टॉप है, वहां पर पुलिस कहीं ना कहीं बराबर एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। लोगों की सघन तलाशियां हो रही है, जो बंद गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनकी तलाशी की जा रही है। बराबर जिस प्रकार से ये घटना हुई है, घटना के चलते बराबर पुलिस प्रशासन यहाँ नजर आ रहा है। जी,
जी अजय आहूजा जी, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट मोड में नजर आ रही है। भोपाल में, मध्य प्रदेश की हम पूरी बात करें तो 1000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी नजर आ रही है? अब बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस इस समय पूर्ण रूप से अलर्ट पर है। अगर बात करें राजधानी भोपाल की तो खुद इस समय कमिश्नर हरिनारायण चारी खुद इस समय फील्ड पर है और साथ ही डीजीपी मकवाना जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के डीजीपी है वो खुद इस बात को बराबर मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात करते हैं अगर हम मध्य प्रदेश के उज्जैन की, तो उज्जैन में भी इस समय पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मजबूत दिखाई दे रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ियों को और हर संदिग्धता को नजर बनाए रखे। इसी विषय पर हमारे साथ भी एक अधिकारी मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करते हैं आपके समक्ष। सर, स्वागत है चैनल पे। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है जिस तरह अभी दिल्ली में हादसा हुआ उसको लेकर मध्य प्रदेश की घटना को देखते हुए लगातार हमारे यहाँ आपने यहाँ पर सुना किस प्रकार मध्य प्रदेश के थाना प्रभारी हमारे विजय त्रिपाठी जी ने अपनी बात रखी और पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से यहाँ पर मजबूत है। जी मुमताज, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए मुमताज, कहीं ना कहीं 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आतंकी साजिश भी शक यहाँ पर जताया जा रहा है। मुमताज जी, मैंने आपको इससे पहले भी बताया 6 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। और इससे कबल और एक बात, वो सिर्फ ये रेड फोर्ट का जो कल मसला हुआ उसके रिलेटेड 6 लोगों को जो है इन्वेस्टिगेशन हिरासत में लिया गया। और मैं आपको बता दूं कि उसके साथ साथ जो है अभी रिसेंटली श्रीनगर में जो है और एक इंटर टेरर मॉड्यूल जो है वो बस्ट हुआ। कहीं ना कहीं इस चीज को शायद ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं वो शायद रेड फोर्ट के साथ उस चीज को रिलेटेड हो। उसमें जो है अंसार गजवतुल हिंद और जो जैश मोहम्मद का टेरर मॉड्यूल है वो भी पुलिस ने आज बस्ट किया है श्रीनगर में, जिसमें सारे के सारे जितने भी उसमें अरेस्टेड पर्सन्स है वो सारे जो है सेंट्रल और साउथ कश्मीर से है। और चूंकि मैं आपको बता दूं जो डॉक्टर उमर जिसको सस्पेक्ट किया जाता है, जो ये बताया जा रहा है वो गाड़ी में उस वक्त सवार थे जब वो ब्लास्ट हुआ है, तो वो भी जो है साउथ कश्मीर से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो साउथ कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर का साउथ कश्मीर एरिया वो पूरा टेंस है इस वक्त, और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो अपने काम पे लगे हैं। जी मुमताज, देखिए और ये देखा जा रहा जी 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 देखिए मुमताज, ब्लास्ट यहाँ पर होता है और ऐसे में आतंकी साजिश का भी यहाँ पर जिक्र होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की चूक तो इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, पहले आईडी बरामद होता है, आरडीएक्स बरामद होता है और उसी के कुछ महज 2-3 घंटे बाद ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे में सवालों के घेरे में तो सुरक्षा एजेंसी भी है। जी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये कश्मीर में हुआ या घाटी में हुआ तो हम जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में है। लेकिन हाँ, एक लिंक तो जरूर होता है, लेकिन चूंकि जो मसला हुआ है वो फरीदाबाद और दिल्ली में रिलेटेड है, तो उसमें भी ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वहां पे भी सिक्योरिटी चूक जो हुई है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो रोल है वो काफी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि उम्मीद ये आशंका ये जताई जा सकती है कि वो उनको जल्द अज जल्द जो है कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे, उनको जल्द अज जल्द नैब करेंगे और जल्द ही आपको इस चीज का सामना आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो काफी प्रोफेशनल है और हम यही उम्मीद और तवक्का करते हैं कि वो उनको जल्द अज जल्द जो है पकड़ेंगे और जल्द अज जल्द हमारे सामने वो चीज आएगी। क्या इसके पीछे सारी कहानी थी, ये सारा विद इन नो टाइम आपको शायद मिल जाएगा, जो कि पुलिस ने हमें आशंका जताई है यहाँ पे भी और दिल्ली में। जी अर्चद, देखिए आप भी बस अड्डे पे मौजूद है, कहीं ना कहीं क्या लोगों में, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, बस अड्डे में भी काफी ज्यादा अलर्टनेस देखी गई है, तो लोगों का क्या कुछ कहना था, क्या कोई डर ऐसा देखा जा रहा है अर्चद? यहाँ पुलिस प्रशासन ने काफी हद तक स्थिति को संभाल रखा है। जिस तरीके से पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है तो लोगों को भी कहीं ना कहीं आश्वासन है कि यहाँ पे कोई ऐसा खतरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग घबराए हुए हैं जो कि बाहर से आए हैं मुरादाबाद। उनका कहना है कि एकदम से इतना बड़ा धमाका किसी लापरवाही की वजह से तो जरूर ही हुआ है जी। उस पर भी बड़े सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन बार बार लोगों से कह रही है कि चिंता का कोई विषय नहीं है, आप सब सुरक्षित हैं। जी
देखिए, चिंता का विषय तो है क्योंकि एक धमाका होता है और ऐसे में जो तमाम दिल्ली है, नोएडा है और ऐसे काफी ज्यादा अलर्टनेस भी देखी जा रही है। मनीष, देखिए एसएसपी भी मौके पर मौजूद है, लगातार वो अपडेट भी ले रहे हैं। क्या ऐसे में कुछ अलर्टनेस और ज्यादा बढ़ाई गई है क्योंकि भीड़ भाड़ वाली इलाका है हरिद्वार, काफी ज्यादा यात्री यहाँ पे आते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में कुछ और अतिरिक्त यहाँ पर काम किया गया एसएसपी की ओर से? आप विजय लक्ष्मी देखिए, जितनी भी पुलिस की जो टीम होती है, चाहे वो डॉग स्क्वाड जितने भी हैं, देखिए आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो हरिद्वार की जो रेलवे स्टेशन है या इसके अलावा जो आप देखिए बस स्टैंड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो धार्मिक स्थल है, हर की पौड़ी है या मनसा देवी है, चंडी देवी है, जो ये स्थल है जहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर लगातार बनी रहती है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इनकी सुरक्षा रखना। और वहां पर भी आप देखिए हर जगह चेकिंग शुरू कर दी है, उनको भी एक आप देखिए प्रशासन इस समय हाई अलर्ट मोड पे इस समय है और वहां पर भी हर तरीके से आप देखिए अलर्ट आओगे। जितनी पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो लगातार चेकिंग कर रहे हैं, जिसका निगाहें हैं, जो कैमरे हैं, कैमरों से भी यहाँ पर निगाहें रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब कप्तान से भी कल रात को उनके साथ तो बात करी थी और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी कही थी कि कोई भी अफवाह पे मत जाए। अगर मान लिया कोई भी एक चीज है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस समय चल रहा है इस समय अफवाहें भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है, तो उन्होंने ये सबसे पहली बात की कि अगर बिल्कुल भी अफवाह में ना जाए और अगर कोई भी चीज या हरिद्वार में कोई भी संदिग्ध चीज मिलती है या कोई भी ऐसी चीज लोगों को मिलती है तो 112 नंबर पे और डायल करें और हमको तुरंत उसकी सूचना दें। क्योंकि इस समय जो बात है, जो इस तरीके का माहौल है वो बड़ा डिफरेंट तरीके का माहौल है और हरिद्वार तो वैसे ही एक धार्मिक स्थल है यहाँ पर, तो इसलिए आप देखिए कप्तान को भी सड़कों पे उतरना पड़ा और आप देखिए चारों तरफ आप देखेंगे वो चेकिंग उनको करनी पड़ी। विजय लक्ष्मी जी, आहूजा जी, देखिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी इस तरीके से भ्रामक खबरें भी फैल जाती है, लोगों में डर पहुंच जाता है, तो ऐसे में सोशल मीडिया को लेकर किस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरीके से नजर रखी गई है, आहूजा जी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार अभी माहौल को देखते हुए मध्य प्रदेश में आज साइबर सेल ने व मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर साइबर के हिसाब से जो भी जितने मीडिया के जो चैनल से या जो भी सोशल मीडिया है उस पे नजर रखी जा रही है और उनसे आग्रह भी किया जाए कि किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाए ताकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में माहौल खराब हो। वैसे ही मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल एक सिमी का क्षेत्र रहा है और सिमी आतंकवादियों की एक्टिविटी रही है, जिसको लेकर भी पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है। और आज राजधानी भोपाल में कल रात तक 1000 पुलिस जवानों की तैनाती थी, जिसे बढ़ाकर 2000 की तरफ बढ़ा दिया गया है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस को भी साथ में तैनात किया गया है। जी, स्वरेश, देखिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। हमीरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जिस समय पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पे आई उस पर दो चीजों का विशेष ध्यान दिया गया। एक, सोशल मीडिया पे कैसे नजर रखनी है, इसको लेकर के जो साइबर सेल है उसको एक्टिव किया गया है और ज्यादातर सोशल मीडिया हैंडल जो भी लोग हैं उन लोगों के उस पे विजन किया जा रहा है और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो जनता के बीच जा करके बड़ा सौहार्दपूर्ण ढंग से उनको समझाने में लगे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक एक्टिविटी है जिसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी चीजें देखी जा रही है, किसी प्रकार की भ्रांति न फैले, इसको चलते पुलिस प्रशासन बराबर लगा हुआ है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया की एक्टिविटी है उस पर भी विशेष रूप से साइबर सेल नजर गड़ाए हुए है, लगे हुए हैं। विजय लक्ष्मी। मुमताज, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए मुमताज, कहीं ना कहीं जो आरोपी डॉक्टर था उसे हिरासत में लिया गया, उसके पास से तमाम जो सामग्री है, जो विस्फोटक सामग्री है वो बरामद की गई है, तो क्या जो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और कुछ यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है, पूरा जो लेखा जोखा है खंगाला जाएगा इसको लेकर? मुमताज जी, मुजम्मिल शकील जी, मैं आपको बता दूं, मुजम्मिल शकील और आदिल अहमद जो है उनके पास से जो है इनक्रिमिनेटेड जो मटेरियल है वगैरह जो भी उनके पास बरामद किया गया है। तो मैं ये आपको बता दूं, जो है हमारे डीजीपी नालिन प्रभात, तो उन्होंने भी ये बताया कि वो पूरी जो है अपनी टीम के साथ इसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये मामला क्या है आखिर। ये जो एक तो इससे पहले हम देख रहे हैं कि इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल्स होते थे कि जम्मू कश्मीर में ये अंदर होते थे, लेकिन ये दूसरे राज्यों के साथ जुड़ के जो है कि बहुत बड़ी कहीं ना कहीं साजिश थी। तो इसको थोड़ा नैप करने में कहीं ना कहीं हाँ जरूर
प्रॉब्लम्स आती है। बट ये है कि इससे पहले ये नहीं होना चाहिए था, पुलिस को पहले ही जो है सतर्क रहना चाहिए था। मगर मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मुश्किल भी होता है कि दूसरे राज्यों में जिस हिसाब से हम देखें तो दूसरे राज्य के लोग भी इसके साथ जुड़े हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा उस गाड़ी का जो अभी कुछ डिटेल्स आ रही है, i20 गाड़ी वो हरियाणा नंबर की थी, फिर किसी ने खरीदी है, कई सारे ओनर्स निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे, तो जो हमारे सूत्रों के हिसाब से, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश थी। और इस साजिश को चूंकि अब नैब किया जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी पुलिस ने जो एक्ट किया है थॉरो स्विफ्टली। मगर ये मैं बता सकता हूँ कि दो राज्यों के पुलिसों को आपस में कोऑर्डिनेट करना है, और जो हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है जिसमें हमारी IB वगैरह, NIA, SIT वगैरह कई बहुत सारे आते हैं, तो उन सबको एक बार कोऑर्डिनेट करके जो है तभी ये चीज हो पाएगी। और अगली बार ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए कुछ एक मुझे लग रहा सॉलिड कोई एक प्लान लेके आना चाहिए, ताकि जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पहले ही जो है नैब किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, विजय लक्ष्मी की जो जम्मू कश्मीर है, ये ऑलरेडी आपको पता है सेंसिटिव एरिया, और मैंने आपको ये बताया अभी इंटर टेरर मॉड्यूल और एक इंटर टेरर मॉड्यूल जो है वो बस्ट किया गया है 22 आवर्स पहले। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे ऐसी चीजें होती रहती है, उनको कर्व भी किया जाता है, बहुत काफी हद तक जो है आज की डेट में कंट्रोल हो चुके हैं कई सालों से। मगर ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा देश है, तो बड़े देश में थोड़ी ऐसी चीजें होती है, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो जरूर अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब आपके कई सारे दुश्मन हो तो थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें होती है। हमको बिल्कुल जो है अफवाहों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, बाकी राज्यों के पुलिस है, हमें उन पे विश्वास करना चाहिए। और उम्मीद और आशंका यही जताई जाएगी कि जल्द अज जल्द जो इसको देखा जाएगा। और अगर कुछ ऐसा प्लान है जो जिसमें अगर इसमें कोई फॉरेन हैंड है, या मैं आपको बता दूं कि अभी जो रिसेंटली पोस्टर्स कुछ श्रीनगर में बरामद किया जाए जिसमें अंसार गजवातुल हिंद और जैश मोहम्मद के पोस्टर्स मिले, तो ऐसी चीजों को जो है हमारी पुलिस कर्ब करेगी। ये बहुत प्रोफेशनली काम करती है। तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर आ गया क्योंकि दूसरे राज्य में मसला था, तो आपस में कोऑर्डिनेशन के बाद जरूर हल होगा। बस ये है कि आप फॉल्स प्रोपेगेंडा पे भरोसा ना करें, सोशल मीडिया को काफी अच्छे से यूज करें, और जो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी उन पे विश्वास रखिए। जल्द से जल्द इस चीज को कर्ब किया जाएगा। जी मुमताज और तमाम जो हमारे संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, मतदान जारी है। आपको जानकारी दे दें, 20 जिलों के 122 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी तक बिहार में 31.38% मतदान हुआ है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर गोवा में सबसे ज्यादा 37.99% मतदान हुआ है बिहार चुनाव को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार देखिए बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें, 20 जिलों के 122 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी। और ऐसे में अभी तक बिहार में 31.38% तक मतदान रहा है। सबसे ज्यादा गुरुआ में 37.99% तक मतदान हुआ है। और ऐसे में लगातार बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण का मतदान जहां पर हुआ था, देखिए काफी ज्यादा ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें, लगातार दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। और ऐसे में गुरुआ सबसे आगे है, 37.99% तक मतदान हुआ है। फोन लाइन की ओर रुख करते हैं, दिग्विजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, मतदान चल रहा है लगातार, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी दिग्विजय। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आपको बता दें कि बिहार में वोटिंग लगातार सुबह से जारी है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो 31.38% मतदान सुबह से दर्ज किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो गुरुआ में 37.99%, लगभग 38% वोटिंग यहाँ पर अभी तक हुई है। 11 बजे तक का ये डेटा है जो इलेक्शन कमीशन ने शेयर किया है। और इसके अलावा सबसे कम जो वोटिंग है अभी तक भागलपुर में दर्ज की गई है। और क्योंकि दूसरा ये चरण है और आज ये दूसरा आखिरी चरण है, शाम तक आज वोटिंग चलनी है, तो 20 जिलों की 122
सीटें हैं जिन पर मतदान इस समय चल रहा है और बाकी की सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में हमने देखा कि बिहार में बम्पर तरीके से वोटिंग हुई है, लगभग 65% से भी ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है पहले चरण में। दूसरे चरण में भी उम्मीद है कि इसी के आसपास 60 से 65% के आसपास वोटिंग दूसरे चरण में भी हो सकती है। कुछ एक बूथ हैं जिन पर दूसरे चरण में अभी तक ईवीएम खराब होने की सूचना मिली है और उनको ठीक करने की भी कोशिश की जा रही है। तमाम जो हस्तियां हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो भी अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी चंपारण में 32%, पूर्वी चंपारण में 31%। ये दोनों जो इलाके हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस विधानसभा के चुनाव में और जो तमाम जो राजनीतिक दिग्गज हैं वो भी वोट देने लगातार पहुंच ही रहे हैं। एक और लोकतंत्र की मैं इसको कहूंगा एक शानदार तस्वीर देखने को मिली है विजय लक्ष्मी, जहां बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ है। यहाँ पर एक महिला मतदाता को एम्बुलेंस में लाया गया और ये महिला मतदाता गर्भवती महिला है और इसका नवजात शिशु को लेकर के ये वोट देने यहाँ पर पहुंची। तो इस तरह की तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल दूसरे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। आज शाम को वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद 14 तारीख को स्पष्ट होगा कि बिहार की जनता ने इस बार किसको चुना है। जी दिग्विजय, देखिए कहीं ना कहीं पहले चरण की जो वोटिंग है उसमें भी काफी ज्यादा ताबड़तोड़ वोटिंग इस बार देखी गई थी और ऐसे में देखिए आज लास्ट वोटिंग होनी है और 14 को रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरीके से है, क्योंकि विपक्ष ने भी काफी ज्यादा सवाल जब चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए थे उसको लेकर उठाए थे। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे। बिल्कुल, चुनाव आयोग को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठाता आया है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा रहा हो या राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हुए नजर आए। तमाम मुद्दे रहे हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बावजूद भी ये देखना बड़ा जरूरी होगा कि क्या महागठबंधन को लेकर के जनता ने कोई राय अपनी बनाई है या फिर जनता की राय जो बनी हुई थी उसमें कोई अंतर आया है। महागठबंधन में कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरीके से रहने वाला है, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा महागठबंधन का कितनी टक्कर देगा बिहार में। अगर कांग्रेस का खुद का प्रदर्शन खराब रहता है तो जाहिर सी बात है ये महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। और बिहार में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरता है तो आरजेडी अपने दम पर, तेजस्वी यादव अपने दम पर अपने हिस्से की सीटों को तो ले ही आएंगे, लेकिन कितना वो रिकवर कर पाएंगे ये कांग्रेस की सीटों पर निर्भर करता है। इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की है, बिहार के जंगल राज को उठाने की कोशिश की है, शराब जो बंदी है वहां पर उसको लेकर के डिबेट चलती रही। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनका असर चुनाव में पड़ा या नहीं पड़ा ये आज शाम को, क्योंकि जैसे ही वोटिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद आने वाले जो एग्जिट पोल है उनमें पहली तस्वीर हमें देखने को मिलेगी और असल तस्वीर तो 14 तारीख को ही देखने को मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय चौहान हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए बिहार चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा अपडेट बना हुआ है, दूसरे चरण का मतदान जारी हो चुका है और ऐसे में लगातार चल रहा है। आपको जानकारी दे दें, देखिए 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे जहां पर किसके सर पर बिहार का ताज सजने वाला है उसको लेकर पूरा जो लेखा जोखा है 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, जहां पर देखिए लगातार बिहार चुनाव का पहले चरण का जो वोटिंग है काफी ज्यादा खास रहा है। 20 साल के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और ऐसे में दूसरे चरण का जो मतदान है वो भी लगातार जारी है। और जब हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से देखिए 20 जिलों के 122 सीटों पर चुनाव होने हैं और यहाँ पर लगातार वोटिंग प्रतिशत चल रहा है और ऐसे में गुरुआ में सबसे ज्यादा 37.99% तक मतदान दर्ज किया गया है। और पैनल पे तमाम लोग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से ब्लास्ट यहाँ पर हुआ था, हाई अलर्ट तमाम जगह पर कर दिया गया है। लोगों को किस तरीके की परेशानी यहाँ पर हो रही, क्योंकि एक डर लोगों के अंदर बैठ जाना जाहिर सी बात है। देखिए बिल्कुल विजय लक्ष्मी, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से दिल्ली में, सबसे बड़ी बात ये भी है कि दिल्ली के अंदर आप देखिए एक बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली चल रही थी और ये बहुत दिनों के बाद इस तरीके का ये धमाका हुआ, कहीं ना कहीं चिंता की बात है और कहीं ना कहीं इसका जो असर है पूरे देश में देखने को मिल भी रहा है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि दिल्ली है, राजधानी है और वहां पर अगर इस तरीके का कोई अगर धमाका होता है तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है लोगों के मन में, क्योंकि सभी लोग हैं इस समय सब टीवी में बैठे हैं और देख रहे हैं कि भी हो क्या रहा है, ये इस तरीके का क्या कंडीशन है, ये जो हुई है ये क्या जो सिचुएशन हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल है, प्रश्न है, चिंताएं हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए क्योंकि आप अगर हम बात करें हरिद्वार के अंदर ठीक है यात्री आ रहे हैं
यहाँ पर कंटिन्यूटी में यात्री बने रहे, तो कहीं ना कहीं पर प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में है, थोड़ी सी चिंताएं भी है। जो लोग परिवार के साथ अगर बाहर निकलते हैं या कहीं जाते हैं, उनके मन में भी थोड़ी शंकाएं या चिंताएं बढ़ती है कि उस तरीके का जो माहौल है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके के धमाके ये हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का माहौल लोगों के मन में है। विजय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। पूरी अपडेट आपने दी कि किस तरीके से देखिए तमाम जिलों में, राज्यों में लगातार हाई अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही है जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है, सीधा आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सब के साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति, इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। साथियों, भारत में हमारे पुरखों की प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहे। हम कहते हैं द्यो शांति ही, अंतरिक्षम शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आपः शांति ही, औषधय शांति ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। आज दुनिया भर से आए संत एक साथ विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल है। वैसे यहां बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वडनगर जहां मेरा जन्म हुआ, बौद्ध परंपरा से जुड़ी एक पुण्य भूमि रही है और वाराणसी जो मेरी कर्मस्थली है वो भी बौद्ध श्रद्धा का शिखर स्थल है। इसलिए इस समारोह में आना विशेष है। मेरी प्रार्थना है कि शांति का ये दीप भूटान के, विश्व के हर घर को आलोकित करे। साथियों, भूटान के हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग का, उनका जीवन विजडम, सिंप्लिसिटी, करेज और राष्ट्र के प्रति
सेल्फलेस सर्विस का संगम है। उन्होंने 16 वर्ष की बहुत छोटी आयु में ही बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अपने देश को एक पिता जैसा स्नेह दिया और अपने देश को एक विजन के साथ आगे बढ़ाया। 34 वर्षों के अपने शासनकाल में उन्होंने भूटान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चले। भूटान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना से लेकर बॉर्डर एरिया में शांति स्थापना कराने तक हिज मैजेस्टी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। आपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो विचार दिया है वो आज पूरी दुनिया में ग्रोथ को डिफाइन करने का एक अहम पैरामीटर बन चुका है। आपने दिखाया है कि नेशन बिल्डिंग केवल जीडीपी से नहीं बल्कि मानवता की भलाई से होती है। साथियों, भारत और भूटान की फ्रेंडशिप को मजबूती देने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने जो नींव रखी है उस पर हम दोनों देशों की मित्रता निरंतर फल फूल रही है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से हिज मैजेस्टी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथियों, भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया और आज जब हम प्रोग्रेस की प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। हिज मैजेस्टी द किंग भूटान को नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। भारत और भूटान के बीच विश्वास और विकास की जो साझेदारी है वो इस पूरे विजन के लिए बहुत बड़ा मॉडल है। साथियों, आज जब हम दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो इस ग्रोथ को हमारी एनर्जी पार्टनरशिप और गति दे रही है। भारत भूटान हाइड्रो पावर साझेदारी की नींव भी हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के नेतृत्व में रखी गई थी। हिज मैजेस्टी फोर्थ किंग और हिज मैजेस्टी फिफ्थ किंग दोनों ने ही भूटान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट फर्स्ट का विजन आगे बढ़ाया है। आपके इसी विजन की नींव पर आज भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है। ये एक असाधारण उपलब्धि है। आज
पर कैपिटा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में भी भूटान विश्व के सर्वोच्च देशों में से एक है। साथियों, भूटान आज अपनी इलेक्ट्रिसिटी 100% रिन्यूएबल स्रोत से उत्पन्न करता है। इस क्षमता का विस्तार करते हुए आज एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। आज इससे जुड़ी अहम समझौते भी हुए हैं। साथियों, आज एनर्जी कोऑपरेशन के साथ साथ भारत और भूटान की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमारा फोकस है। हम सभी जानते हैं, कनेक्टिविटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी। इसी लक्ष्य के साथ आने वाले समय में गैलेफू और सामत्से शहरों को भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यहां की इंडस्ट्री का, भूटान के किसानों का भारत के विशाल मार्केट तक एक्सेस और आसान हो जाएगा। साथियों, रेल और रोड कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने जिस गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी के विजन पर काम शुरू किया है, भारत उसके लिए भी हर संभव सहयोग कर रहा है। मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेफू के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है, ताकि यहां आने वाले विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को इससे और सुविधा मिल सके। साथियों, भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी भावना से भारत सरकार ने पिछले वर्ष भूटान के 5 ईयर प्लान के लिए 10,000 करोड़ रुपीस सहयोग की घोषणा की थी। ये फंड रोड से लेकर एग्रीकल्चर तक, फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक, ऐसे हर सेक्टर में उपयोग हो रहा है, जिससे भूटान के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। बीते समय में भारत ने ऐसे कई मेजर्स लिए हैं, जिससे भूटान के लोगों को एसेंशियल आइटम्स की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। और अब तो यहां यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा का भी विस्तार हो रहा है। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि भूटान के नागरिकों को भी भारत आने पर यूपीआई सुविधा मिले। साथियों, भारत और भूटान के बीच की इस मजबूत पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा फायदा हमारे यूथ को हो रहा है। हिज मैजेस्टी नेशनल सर्विस वॉलंटरी सर्विस और इनोवेशन को लेकर बेहतरीन काम कर रहे हैं और हिज मैजेस्टी का
यूथ को एम्पावर करने का जो विजन है, उन्हें टेक एनेबल बनाने की जो सोच है, उससे भूटान का युवा बहुत बड़े लेवल पर इंस्पायर हो रहा है। एजुकेशन, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, स्पेस, कल्चर, ऐसे अनेक सेक्टर्स पे भारत भूटान के युवाओं के बीच सहयोग बढ़ रहा है। आज हमारे युवा साथ मिलकर एक सैटेलाइट भी बना रहे हैं। भारत और भूटान दोनों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। साथियों, भारत और भूटान के संबंधों की एक बड़ी शक्ति हमारे लोगों के बीच का आत्मिक संबंध है। 2 महीने पहले भारत के राजगीर में रॉयल बोटानिस्ट टेम्पल का उद्घाटन हुआ है। अब इस प्रयास का भारत के अन्य हिस्सों में भी विस्तार हो रहा है। भूटान के लोगों की इच्छा थी कि वाराणसी में बोटानिस्ट टेम्पल और गेस्ट हाउस बने। इसके लिए भारत सरकार आवश्यक